हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग गीत फरोश कविता को पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। सतपुड़ा के जंगल ये जो कविता है ये भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश काव्य संग्रह में संकलित है। बल्कि इनकी दोनों ही कविताएं गीत फरोश और सतपुड़ा की जंगल ये दोनों ही गीत फरोश काव्य संग्रह में संकलित हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। सतपुड़ा की जंगल ये जो कविता है इसका प्रकाशन वर्ष है 1939। तो इस कविता को पढ़ेंगे तो हम लोग 1939 के समय में भारत में क्या स्थितियां थी उससे जोड़कर भी इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने सतपुड़ा की जंगलों का इस प्रकार से वर्णन किया है कि जंगल जो हैं वो जंगल निर्जीव न रहकर सजीव सप्राण और जीवन का प्रतिरूप बन गए हैं। जंगल के विभिन्न रूप जीवन और जगत की विभिन्न परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करते से जान पड़ते हैं। अर्थात जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र उन्होंने सतपुड़ा की जंगलों का इसमें मानवीकरण किया है। आप देख रहे हैं नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, तो उन्होंने जंगलों का जो है सतपुड़ा के जंगलों का मानवीकरण किया है। और इस कविता में कवि ने ये संदेश दिया है, इस कविता के माध्यम से कवि ने ये संदेश दिया है कि हमें अगर अपने जीवन में प्रगति करनी है तो हमें जीवन में आने वाली बाधाओं संघर्षों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि उन बाधाओं और संघर्षों का डटकर सामना करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अर्थात प्रगति करनी है। अब हम लोग सतपुड़ा की जो जंगल कविता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं। सतपुड़ा की जंगल कविता में एक जनजाति का नाम आया है गोंड। ये पेपर में जनजाति पूछी जा चुकी है। और एक वाद्य यंत्र का नाम आया है इसमें ढोल, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। और एक त्यौहार का नाम आया है होली, ये अभी पेपर में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है ये इस बार पेपर में पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और कई तरीके के पेड़ों के नाम आए हैं जैसे शाल, पलाश, महुआ, इन पेड़ों के नाम आए हैं। और कई तरह के कीटों के नाम आए हैं जैसे मकड़ी, मच्छर, इस प्रकार के कीटों के नाम आए हैं इस कविता में। और जानवरों के नाम आए हैं जैसे शेर, बाघ, हिरन, तीतर, मुर्गा, इस तरीके के जानवरों के नाम आए हैं। बस इतनी चीज़ें आप लोग अभी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में जब इस कविता को पढ़ लेंगे तब हम लोग और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। मैं आप लोग को बताऊंगी और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इस कविता में। पहले हम लोग इस कविता को पढ़ लेते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन पंक्तियों में कवि जो है वो सतपुड़ा की जंगलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतपुड़ा की जो जंगल हैं वो इतने सघन हैं कि उनको दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो नींद में डूबे हुए हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि सतपुड़ा की जंगलों में जो वृक्ष हैं वो इतने ज़्यादा पास पास हैं और झुके हुए हैं थोड़े से, तो उनको देखकर ऐसा लगता है दूर से कि वो नींद में डूबे हुए हैं। ऊँघते अनमने जंगल, ऊँघना ये क्रिया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रोज़ की दिनचर्या में कुछ लोग होते हैं जो सुबह के वक्त उठते हैं, पहले उठने के बाद उठ के बैठेंगे, थोड़ी देर ऊँघेंगे, उसके बाद में वो अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करते हैं। तो उसी की तुलना जो है कवि ने जंगलों से की है और कहते हैं कि वो ऐसा लगता है खड़े पेड़ जो हैं वो खड़े खड़े ऊँघ रहे हैं और अनमने से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग इनकी तुलना 1939 की परिस्थिति से करें कि 1939 की परिस्थिति के बारे में बात करें तो कवि कह रहे हैं कि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित था। भारत के जो लोग हैं वो उन लोगों में चेतना बिल्कुल भी नहीं थी, वो अचेतन अवस्था में थे। अर्थात वे अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि वो नींद में डूबे हुए हैं। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है,
बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सतपुड़ा के जो जंगल हैं उनमें झाड़ अर्थात वृक्ष, कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर ऊंचे और नीचे अर्थात कुछ वृक्ष जो हैं वो ऊंचे हैं और कुछ वृक्ष नीचे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर पेड़ जो हैं वो कुछ तो बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, अर्थात छोटे बड़े वृक्ष या पेड़ वहाँ पर हैं। चुप खड़े हैं आँख नीचे, और जो वे पेड़ हैं वो चुपचाप आँखों को बंद करे हुए खड़े हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो चुपचाप आँखों को बंद करे हुए खड़े हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जो 1939 के समय में जो मनुष्य ही नहीं अचेतन अवस्था में थे, यानी वे ही नहीं अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं थे, जो पेड़ भी हैं वो भी चुपचाप हैं, वो भी अपने वातावरण के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है, आँख नीचे चुपचाप खड़े हैं। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर जो घास है वो भी चुप है, कास अर्थात ये सफ़ेद घास होती है, कवि कह रहे हैं कि वो भी चुप है। मूक शाल वृक्ष जो है वो भी मौन है। पलाश चुप है, पलाश वृक्ष वो भी मौन है। बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जा सकती हैं। कवि कह रहे हैं कि बन सके तो धंसो इनमें, अर्थात अगर आप इस प्रकार की जंगल में धंस सकते हो अर्थात चल सकते हो, प्रवेश कर सकते हो इनमें, तो घुसो इनमें, इनमें प्रवेश करो। धंस न पाती हवा जिनमें हवा तक नहीं, इन जंगलों में हवा तक नहीं प्रवेश कर पाती, अर्थात यहाँ के जो वृक्ष हैं वो इतने ज़्यादा पास पास हैं, झाड़ी और लताएं इतने ज़्यादा पास पास हैं कि इनके बीच से हवा तक नहीं प्रवेश कर पा रही है। तो अगर तुम प्रवेश कर सकते हो इसके अंदर तो प्रवेश करो। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पत्त को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि यहाँ पर कुछ पत्ते तो सड़ गए हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो सतपुड़ा के जंगल है वहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं और लताएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बहुत सारे पत्ते भी होंगे। तो कवि कह रहे हैं कि इनमें से कुछ पत्ते जो हैं वो सड़ गए हैं, पेड़ से नीचे गिरे पानी में और वो सड़ गए हैं। कुछ पत्ते पानी में पड़े पड़े गल भी गए हैं। हरे पत्ते, और कुछ पत्ते जो पेड़ में लगे हैं वो हरे हैं। जले पत्ते, और कुछ पत्ते जो हैं वो जो वहाँ पर जो धूप निकलती है, इतनी तेज धूप होती है, तो धूप के कारण कुछ पत्ते जो हैं वो जल भी गए हैं। वन्य पत्त को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। और कवि कह रहे हैं कि ये जो सड़े पत्ते हैं, गले पत्ते हैं, हरे पत्ते और जले पत्ते, ये सारे पत्ते वन्य पथ अर्थात जंगल के रास्ते को ये सारे पत्ते हैं जो वो ढक रहे हैं, ढक देते हैं। पंख दल में पले पत्ते, पंख दल, पंख अर्थात कीचड़, कवि कह रहे हैं कि पंख दल में पले पत्ते अर्थात कुछ पत्ते जो हैं वो कीचड़ में गिरे हैं और वो उन्होंने कीचड़ में ही अपने आप को ढाल लिया है, अर्थात वहाँ से एक नया वृक्ष उगाया है और उन्होंने उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। अब अगर हम लोग भारत की बात करें तो उस समय भारत के परिवेश की बात करें तो कवि कह रहे हैं कि उस समय जो लोग थे उन्होंने अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया है। कोई भी उनका यानी अंग्रेजों का विरोध करना नहीं चाहता। उन्होंने, वहाँ के लोगों ने उस घृणित वातावरण में जीकर अपने आप को उसी प्रकार से ढाल लिया है। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि चलो इन पर चल सको तो, कवि कह रहे हैं कि ये जो हरे पत्ते जले पत्ते हैं ये इन्होंने वन्य पथ को ढक लिया है और चूंकि और वहाँ पर वृक्ष भी इतने घने घने हैं, तो कवि कह रहे हैं कि अगर तुम इस प्रकार के वातावरण में चल सकते हो, अपने लिए पथ, अपने लिए रास्ता बना सकते हो, तो चलो इन पर आगे बढ़ो। दलो इनको दल सको तो, दलो अर्थात कुचलना।
कवि कह रहे हैं कि अगर तुम इनको कुचल कर आगे बढ़ सकते हो, अपना रास्ता बना सकते हो, तो बिल्कुल चलो और आगे बढ़ो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कवि कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पे सड़े पत्ते, गले पत्ते, इन्होंने जो वन को ढक लिया है, ऊपर से यहाँ की जो वृक्ष और लताएं हैं वो इतने पास पास हैं, तो यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही घिनौना अर्थात घृणास्पद वातावरण है यहाँ का, और वो मन में घृणा की भावना ला देता है। तो ये जो बहुत ही घृणास्पद दिखता है, ये जंगल जो है बहुत ही घृणात्मक दिखते हैं। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं। सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि अटपटी उलझी लताएं, अटपटी यानी कि अजीब तरह से, अजीब पूरी बेतरतीब तरीके से वहाँ की जो लताएं हैं वो उलझी हुई हैं, यानी कि वो लताएं जो हैं वो आपस में उलझी हुई हैं या वहाँ जो पेड़ हैं उनमें उलझी हुई हैं लताएं अजीब तरीके से। डालियों को खींच खाएं, अर्थात वो जो लताएं हैं वो जिस डाली को में फंस जाती हैं, यानी डालियों को वो जकड़ लेती हैं और उसको सुखा देती हैं। डालियों को खींच खाएं यानी कि डालियों में जकड़ कर उनको सुखा देती हैं। पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, और कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य यहाँ प्रवेश करता है तो वो अचानक से वो उसके पैर में फंस जाती हैं, अर्थात वो तो नीचे हैं लेकिन वो जब मनुष्य वहाँ से प्रवेश करते हैं तो वो अचानक से उनके पैर में फंस जाती हैं और ऐसा लगता है कि अब हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। प्राण को कसले कपाएं अर्थात अब हमारे प्राण ही निकल जाएंगे, हृदय में कंपन उत्पन्न हो जाता है उससे। सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं, कवि कह रहे हैं कि ये लताएं जो हैं इस प्रकार से डरावनी जो लताएं हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सांप के समान काली काली हैं। जिस प्रकार से सांप जो होता है उसकी जो पकड़ होती है वो किस प्रकार से जकड़ लेता है, उसी की तुलना जो है कवि ने इन लताओं से की है और कह रहे हैं कि सांप के समान ये काली काली लताएं दिख रही हैं, बला की पाली लताएं। और ऐसा लग रहा है कि इन लताओं को बला लताएं नहीं है, ये एक बला है। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कवि कह रहे हैं कि इस जंगल में इतनी सारी लताएं हैं कि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो जंगल है, सतपुड़ा का जो जंगल है, ये ऐसा लग रहा है कि लताओं से बना हुआ है पूरा जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर सतपुड़ा के जंगलों में जो वृक्ष हैं वो इतने सघन हैं और लताएं भी हैं, तो कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मकड़ियाँ हैं उन्होंने वृक्षों को लेकर और लताओं को लेकर अपना जाल जो है वो बना लिया है। तो जब हम इसमें प्रवेश करते हैं या कोई भी मनुष्य इसमें प्रवेश करता है तो ये मकड़ियों के जाल जो है वो उसके मुंह पर सीधे आ जाते हैं। और सर के बाल मुंह पर, और सर के बाल मुंह पर मतलब कि जब कोई भी मनुष्य इसके अंदर प्रवेश करेगा तो एक तो मकड़ियों के जाल मुंह पर आ जाते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके बाल जो हैं वो वृक्षों और लताओं में फंस जाते हैं और वो सीधे मुंह पर आ जाते हैं। मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, और कह रहे हैं कि मच्छरों जैसे मच्छर काटने पर दाग बन जाता है उसी प्रकार वहाँ पर छोटे छोटे कीट हैं, तो मच्छरों की और उन कीटों के काटने से मुंह पर लाल और काले दाग जो है वो पड़ जाते हैं। वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, वात अर्थात वायु, झंझा तूफान। तो कवि कह रहे हैं कि इस तूफानी हवाओं को, और वहां पर तूफानी हवाएं भी चल रही हैं, कवि कह रहे हैं कि अगर
तुम इनमें प्रवेश करना चाहते हो, इन सारी परिस्थितियों को झेल सकते हो, तो चलो, इन तूफानी हवाओं को सहन करते हुए चलो। चलो इतना सहन करते, इन तूफानी हवाओं को सहन करते हुए आगे बढ़ो। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर एक तो मकड़ियों ने जाला लगा रखा, ऊपर से मच्छर हैं, कीट हैं, और वहाँ की लताएं इस तरीके की हैं, वृक्ष इस प्रकार के हैं। तो कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो विपरीत है, एकदम कष्टदायी परिस्थितियाँ हैं। तो कह रहे हैं कष्ट से ये सने जंगल, और ये कष्ट कारक बहुत ही ज़्यादा प्राण घातक जो है ये जंगल है। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर आप लोगों ने देखा, ऊपर की पंक्तियों में वर्णन किया गया था कि वहाँ पर लताएं हैं जो कि बेतरतीब से फैली हुई हैं, और मच्छर हैं, कीट हैं, मकड़ियों ने जाले फंसा रखे हैं, और वहाँ पर अजगर भी बहुत सारे हैं। अजगरों से भरे जंगल, वहाँ पर कोई जाता नहीं है, तो वहाँ पर अजगर भी बहुत सारे हैं। अगम गति से परे जंगल, अगम अर्थात जहाँ पर जाया ना जा सके। तो कह रहे हैं अगम गति से परे जंगल, जहाँ पर जाया नहीं जा सकता, तो जहाँ पर जाना ही मुश्किल है, तो वहाँ गति की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं वहाँ पर जाया नहीं जा सकता, इस प्रकार की वो जंगल हैं। साथ साथ पहाड़ वाले, छोटे बड़े झाड़ वाले, और कह रहे हैं कि सतपुड़ा के जंगलों में एक तो बहुत सारे अजगर हैं, वहाँ पर जाया नहीं जा सकता, बहुत खतरनाक जंगल है वो। साथ साथ पहाड़ वाले, और वहाँ पर साथ साथ पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं। बड़े छोटे झाड़ वाले, फिर वही बात आई यहाँ पर, कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ हैं। शेर वाले, बाघ वाले, और अजगरों के अलावा वहाँ पर शेर भी हैं, बाघ भी हैं। गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल। कवि कह रहे हैं कि ये जो अजगर हैं, बाघ हैं, शेर हैं, ये जब गरजते और दहाड़ते हैं तो इनकी ध्वनियों से हृदय में कंपन उत्पन्न होता है, अर्थात कंप से कनकने जंगल। इनकी ध्वनियाँ जो हैं वो हृदय में कंपन उत्पन्न कर देती हैं, अर्थात बहुत ही ज़्यादा ये जो जंगल है बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े और काले, जब की होली पास आती सरसराती घास गाती, और मऊहे से लपकती मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके गीत इनके बोल उनके, इनके सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सतपुड़ा के जो जंगल हैं उनमें एक तो आपने देख लिया अजगर, बाघ और शेर, इतने सारे जानवर हैं, लेकिन उसके अलावा अब तो खतरनाक परिस्थितियों का चित्रण जो है वो ऊपर की पंक्तियों में कवि ने कर दिया है। अब यहाँ पर क्या अच्छी चीजें हैं उनका चित्रण जो है वो इन पंक्तियों में कवि ने किया है। कवि कह रहे हैं कि इन वनों के खूब भीतर, यानी इन वनों के खूब अंदर, यानी आप मान सकते हैं कि वन के बीच में। कवि कह रहे हैं कि इन वनों के बीच में ये खूब अंदर चार मुर्गे चार तीतर, अर्थात कुछ मुर्गे और कुछ तीतर को पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। विजन वन अर्थात जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है। झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े और काले। कवि कह रहे हैं कि वहाँ पर एक जनजाति है जो गोंड नाम की जनजाति है, जो कि खूब तगड़े यानी शक्तिशाली और काले वर्ण के होते हैं, यानी उनका रंग काला होता है। कह रहे हैं वो जो जनजाति है वो झोपड़ी पर फूस डालकर उस बिना लोगों वाले यानी मनुष्य रहित जो वो जंगल है वहाँ पर झोपड़ी, फूस की झोपड़ी बनाकर बिल्कुल निश्चिंत यानी बिना निर्भीक होकर, बिना किसी डर के वो वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ मुर्गे और कुछ तीतर उन्होंने पाल रखे हैं। यानी ये जो
या वहाँ के जानवर हैं और ये जो कीट पतंगे, उनसे उनको बिल्कुल भी डर नहीं, बिल्कुल निर्भीक होकर वो आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती और मुँहे से लपकती मत करती बास आती। तो कवि कह रहे हैं कि जब होली पास आती, यानी जब होली का त्यौहार आता, तो इसको गोंड जाति जो है बहुत अच्छे से मनाती है। तो कवि कह रहे हैं कि जब होली जब आ जाती है, सरसराती घास गाती, यानी जब होली का त्यौहार आता है तो वहाँ की जो हवा है वो ऐसे घास से टकराती हुई इस प्रकार से चलती है कि ऐसा लगता है कि घास जो है वो कोई गीत गा रही हो। और मऊहे से लपकती मत करती बास आती, और मऊहे से उस समय होली के समय क्या होता है, मऊहा जो लोग गांव जाते होंगे उन लोगों ने देखा होगा, ये महसूस किया होगा कि मऊहा उस समय पक जाता है। तो जब फल पक जाते हैं तो उनसे छू कर, उनसे होकर जो हवा चलती है उसमें उस पके हुए फल की सुगंध होती है। तो वही कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि और मऊहे से लपकती मत करती बास आती, और पके हुए मऊहे से जो हवा आती है वो एकदम मन को मदमस्त कर देती है। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। कवि कह रहे हैं कि होली के त्यौहार आते ही इनकी जो ढोल है, ये लोग ढोल बजाना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं और गीत गाना आरंभ कर देते हैं। यानी होली का त्यौहार ये लोग ढोल बजा के और गीत गा के मनाते हैं और पूरे ही जंगल में आनंद का वातावरण फैल जाता है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अब इस पूरे वातावरण का क्या असर होता है जंगल पर, वो आगे की पंक्तियों में बताया गया है। जागते अंगड़ाइयों में, खोह गड्ढों खाइयों में, घास पागल कास पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, इसे उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ये जो गोंड जाती है, ये जब ढोल बजाती है, हाँ ये यहाँ से कवि कह रहे हैं कि सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जब गोंड जाती है, जब ये गीत गाती है और ढोल बजाती है, तो उससे जंगल का वातावरण है जो वो आनंद और खुशी से भर जाता है। और जागते अंगड़ाइयों में, तब ऐसा लगता है कि ये जो जंगल है वो अंगड़ाई ले रहा हो, अर्थात जगने की अवस्था में आ गया हो। खोह गड्ढों खाइयों में, खोह अर्थात गुफाएं, गड्ढे और खाइयों में, ऐसा लगता है कि ये जंगल जगने लगा हो और अंगड़ाई ले रहा हो। कास पागल, घास पागल, कास पागल, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि घास चुप है, कास चुप है। तो वही कवि आगे कह रहे हैं कि उससे क्या होता है, इनकी गीत ढोल और गीतों की आवाज़ से जो वहाँ का वातावरण है वो खुशनुमा हो जाता है। और कह रहे हैं कि घास भी जो है वो मदमस्त हो जाती है, खुश हो जाती है, और कास यानी जो सफ़ेद घास होती है वो भी खुश हो जाती है। शाल और पलाश पागल, शाल और पलाश के जो वृक्ष हैं वो भी मदमस्त हो जाते हैं। लता पागल वात पागल, लताएं और वात यानी कि हवा, वो भी मदमस्त हो जाती है। डाल और पात यानी पत्ते, वो भी खुश हैं। मत्त मुर्गी और तीतर, और मुर्गी और जो तीतर हैं वो भी मदमस्त हो रहे हैं। इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, कवि कह रहे हैं कि ये जो वन है इनको देखकर ऐसा लगता है कि क्षितिज अर्थात वो स्थान होता है, क्षितिज जहाँ पृथ्वी और आकाश जो है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो वन है ऐसा लगता है कि क्षितिज तक फैले हुए हैं, अर्थात जहाँ पर धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है वहाँ तक ये वन फैले हुए हैं। मृत्यु तक मैला हुआ सा, अर्थात यहाँ का वातावरण जो है वो
प्राण घातक है, हम लोग ऊपर ही भी देख चुके हैं। क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल। इन पंक्तियों में कवि जो है वो जो समुद्र मंथन हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। मथित उत्थित जहर वाला, समुद्र मंथन में मथित यानी मथना, उत्थित जहर वाला यानी कि उसमें समुद्र मंथन में जहर निकला था, अर्थात कालकूट जो निकला था उसी की बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस समुद्र मंथन में जहर जो है वो निकला था, मेरु वाला, शेष वाला। और समुद्र मंथन में क्या हुआ था कि समुद्र में मंथन करने के लिए मेरु पर्वत जो है उसको मथानी बनाई गई थी, और शेष वाला अर्थात शेष नाग जो थे उनको रस्सी की तरह उसका प्रयोग किया गया था, और एक तरफ देवता थे और एक तरफ दानव अर्थात असुर थे। तो उसमें उसको मेरु पर्वत को मथानी की तरह और शेष नाग को रस्सी की तरह प्रयोग करके वो समुद्र मंथन हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो जहर निकला था उसको शंभु अर्थात शिव जी ने ग्रहण किया था, और उसमें बहुत सारी प्राणदायक चीज़ें भी निकली थी, यानी अच्छी चीज़ें भी निकली थी और कुछ घातक चीज़ें भी निकली थी, जैसे कि विष। प्राणदायक चीज़ों में क्या क्या निकला था, जैसे कल्पवृक्ष है, लक्ष्मी जी निकली थी, और क्या बोलते हैं कामधेनु जो है वो गाय भी निकली थी। तो कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ खराब चीज़ें उसमें निकली थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो समुद्र होता है उसके नीचे जो भगवान विष्णु हैं वो शेष नाग पर लेटे हुए हैं। तो कह रहे हैं वही वाला जो समुद्र है, सागर है, उसी के बारे में जिक्र करते हुए कह रहे हैं कवि कि एक सागर जानते हो, यानी वो सागर जो है उसको जानते हो, उसे कैसा मानते हो, यानी तुम उसको किस प्रकार से मानते हो, यानी उसको उस जो समुद्र मंथन हुआ था उसे किस प्रकार से देखते हो। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उस समुद्र मंथन में अच्छी चीज़ें भी निकली थी, यानी प्राणदायक चीज़ें भी निकली थी, और बुरी चीज़ें भी निकली थी, यानी घातक चीज़ें भी निकली थी। तो कवि उसी प्रकार कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से ये जंगल भी है, यानी यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हैं, यानी जीवनदायक परिस्थितियाँ भी हैं यहाँ पर, और प्राणघातक परिस्थितियाँ भी यहाँ पर हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये सतपुड़ा के जंगल भी हैं। तो सतपुड़ा के जंगलों की तुलना जो है वो समुद्र मंथन से कवि ने की है। अब आगे की पंक्तियां हैं, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पक्षी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते बनफूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रस में, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अब अच्छी परिस्थितियों का जिक्र ऊपर सबसे ऊपर हम लोगों ने देखा है कि वहाँ की जो खतरनाक परिस्थितियाँ उसका जिक्र कवि ने किया, फिर वहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उसका जिक्र हो चुका। तो अब कवि कह रहे हैं कि धसो इनमें डर नहीं है, कवि कह रहे हैं कि इनके अंदर प्रवेश करो, इनके अंदर जाओ, इनमें डर नहीं है, यानी डरने की कोई भी बात नहीं, आप इनमें प्रवेश कर सकते हैं। मौत का ये घर नहीं है, अर्थात यहाँ पर निर्भीकता से आप इनके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ये कोई मौत का घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम लोग देखा तो वो 7 पहाड़ जो हैं वहाँ पर उनकी श्रृंखलाओं से अनेक प्रकार के नदी, झरने और नाले, अनेक प्रकार के नदियाँ, झरने और नाले निकल कर बह रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि उनके बहने से इस प्रकार की ध्वनि निकलती है कि ऐसा लगता है कि वो अपनी कथाओं को, अनेक प्रकार की कथाओं को बताते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन वनों ने गोद पाले, लाख पक्षी 100 हिरंदल। कवि कह रहे हैं कि इन्होंने जानवरों को जहाँ पर पाल रखा है, इतने भयानक भयानक जानवरों को पाल रखा है अपने अंदर, उसी प्रकार अनेक प्रकार के लाखों पक्षी, सैकड़ों हिरंदल यहाँ पर हैं। इन वनों ने अपने गोद में पाला हुआ, अर्थात इन वनों के अंदर लाखों पक्षी और सैकड़ों हिरंदल हैं। चांद के कितने किरंदल,
झूमते बनफूल फलियां, कवि कह रहे हैं कि चांद की कितने किरण दल, अर्थात जब चांद निकलता है तो जो सतपुड़ा के जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं उनके फूलों पर इसकी न जाने कितने किरणें जो हैं वो गिरती हैं। झूमते बनफूल फलियां, और कवि कह रहे हैं उससे यहाँ की जो अज्ञात पुष्प और फल फूल हैं वो खिल रहे हैं और झूम रहे हैं, वो उस मदमस्त वातावरण में खिल रही अज्ञात कलियां, और अज्ञात प्रकार की कलियां जो हैं, वृक्ष जो हैं और उनमें जो कलियां लगी हैं वो खिल रही हैं, अर्थात प्रफुल्लित हो रही हैं। हरित दुर्वा रक्त किसलय, और हरित दुर्वा अर्थात घास, हरी घास, रक्त किसलय अर्थात नए पत्ते। आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों में जब नए नए पत्ते निकलते हैं एकदम, तो वो लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि हरित दुर्वा यानी हरी हरी घास है यहाँ पर, और पेड़ों पर नए नए रक्त किसले यानी नए पत्ते जो हैं वो निकल रहे हैं। पूत पावन रक्त, पूत पावन पूर्ण रस में, कवि कह रहे हैं कि पूत पावन अर्थात पवित्र, कवि कह रहे हैं कि और वातावरण जो है वो पवित्र है और पूर्ण रूप से रस से भरा हुआ है, अर्थात बहुत ही आनंदित वहाँ का वातावरण है। सतपुड़ा के घने जंगल लताओं से बने जंगल। तो यहाँ से ये कविता जो है ये समाप्त होती है। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताती हूँ जो कि पेपर में पूछा गया था। इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो पेपर में लगाने के लिए आई थी, जैसे ये ऊँघते अनमने जंगल, और ये घिनौने घने जंगल, कहाँ गया, ये घिनौने घने जंगल, और लताओं के बने जंगल, कष्ट से ये सने जंगल, और कंप से कनकने जंगल। ये पंक्तियां जो हैं ये पेपर में देखी क्रम से लगाने के लिए आई थी, तो इनका क्रम भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में लगाने के लिए आ जाए। और एक और पंक्ति आई है इसमें, ठीक वैसे घने जंगल, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक वैसे घने जंगल, ये भी पंक्ति हो सकता है आगे से पेपर में पूछ ली जाए। तो ये पंक्तियां जो हैं ये पेपर में लगाने के लिए आ चुकी हैं और आगे भी आ सकती हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। और इसकी जो जंगल है इसकी जो तुलना है वो समुद्र मंथन से की गई है इस कविता में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इस कविता में कवि ने बताया है कि जो जंगल है सतपुड़ा का, उसमें अगर कष्टदायक परिस्थितियां हैं तो जीवनदायिनी परिस्थितियां भी हैं, यानी पूर्ण रूप से ये बिल्कुल भी कष्टदायी जंगल नहीं है, यहाँ आप जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कविता समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।